हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ का। और हर वीडियो की तरह इसमें भी हम लोग 5 ही क्वेश्चन कवर करेंगे इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और आपको हर क्वेश्चन के बाद 10 सेकेंड का लगभग समय दिया जाएगा, उसमें आपको अपने करेक्ट आंसर मार्क करने हैं और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए, यानी कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। Question number 106. Who has defined public administration as a detailed and systematic application of law? Every particular application of law is an act of administration. ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए एल डी वाइट, बी वुड्रो विल्सन, सी पिफनर और डी ल्यूथर गुलिक। तो वुड्रो विल्सन ने ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था एज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और उनके अनुसार एवरी पार्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा वुड्रो विल्सन ने कहा था, जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहे जाते हैं। ये वुड्रो विल्सन का स्टेटमेंट था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच was the result of overemphasized the character of scientific movement approach. Name the leader of this approach. Human relation approach in short किसका था? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी इल्टन मियो, सी एफ डब्ल्यू टेलर और डी रोथलिसबर्ग। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इल्टन मेयो। इल्टन मेयो ही ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के लीडर माने जाते हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 242 जेड डी, बी आर्टिकल 243 जेड ए, सी आर्टिकल 243 जेड डी और डी आर्टिकल 244 जेड ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 243 जेड डी। आर्टिकल 243 जेड डी के अनुसार ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को क्रिएट किया गया, आर्टिकल 243 जेड डी के अंडर। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 243 जेड डी में ये कहा गया कि देयर शुड बी अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, और ये मैंडेटरी है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना। ये आर्टिकल 243 जेड डी में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर। डिस्ट्रिक्ट administration means collector's office to conglomeration of all the district level administrative departments. 3 a territory marked off for a special administrative purpose. 4 the total management of public affairs within the territorial unit. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना। A 1 and 2 only, B 1 2 and 4 only, C 2 and 3 only और D 2 and 4 only। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 and 4 ओनली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी क्या कहता है? 2 and 4 ओनली। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो द टोटल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स विद इन द टेरिटोरियल यूनिट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको थोड़ा एक्सक्लूड करके समझने का कोशिश करते हैं, इसमें ऑप्शंस को एक्सक्लूड करके समझने का कोशिश करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के इतना ही तो नहीं है, उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ आता है उसके अलावा। तो ऑप्शन ए यहाँ बाहर हो जाएगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन 1 बाहर हो जाएगा, तो उस हिसाब से
यहाँ जो करेक्ट कोड है इसमें ए और बी बाहर हो जाएगा। अब हम लोग के पास बचा सी और डी, तो हम लोग को 3 देखना है। ए टेरिटरी मार्क्ड ऑफ फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब किसी भी टेरिटरी को मार्क करके स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मार्क करेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट नहीं कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं हुआ। किसी यूटी को भी मार्क कर सकते हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। इसलिए 3 भी आउट हो चुका है इसमें, तो ओनली 2 एंड 4 बाकी रहा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2 एंड 4। तो कहीं कहीं आपको खुद से ऑप्शंस को एक्सक्लूड करके करेक्ट आंसर निकालने पड़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, the charged expenditure in the budget is characterized as 1. Charged on the Consolidated Fund of India. 2. Not discussed in the Parliament. 3. Not votable by the Parliament. 4. Salary and allowances of CAG Comptroller and Auditor General of India is an example of charged expenditure. अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन ए 1, 2 and 3 only, B 1, 2 and 4 only, C 1, 3 and 4 only, और D ऑल ऑफ द सभी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है इसमें से? तो इनमें से करेक्ट है सी, यानी 1, 3 and 4 ओनली। इनमें से 1, 3 and 4 ओनली करेक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कुछ, तो थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं। तो चार्ज एक्सपेंडिचर जो बजट में है वो उसका कैरेक्टर होता है कि वो चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सबसे पहले, और इसको डिस्कस नहीं किया जाता पार्लियामेंट में, और पर ये डिस्कस किया जाता पार्लियामेंट में, पर ये वोटेबल नहीं होता पार्लियामेंट में। और जो सैलरी और अलाउंसेस होता है कैग ऑफ इंडिया का, वो चार्ज एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं इस एक्सपेंडिचर के बारे में क्या होता है ये। तो एक्सपेंडिचर नॉर्मली 2 टाइप का होता है, एक चार्ज होता है और एक वोटेबल एक्सपेंडिचर होता है। जो चार्ज होता है वो नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर होता है, और वोटेबल जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये वोटेबल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये था आज का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, उसमें हम लोग ऑलरेडी 105 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं आउट ऑफ 1000 क्वेश्चंस में। और कमेंट करके बताइए आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए, और मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस।